हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारत की सीरीज जो हमारी चल रही थी रामशरण शर्मा की बुक से। उसका चैप्टर नंबर 25 में है। इससे पहले कि हमने 24 चैप्टर देख लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो लास्ट चैप्टर में भी हमने गुप्त वंश पढ़ा था। यहाँ भी हम गुप्त काल ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल में देखेंगे आज उनका जीवन कैसा था। ठीक फ्रेंड्स, तो पहले देखते हैं शासन पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य राजाओं के विपरीत। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि आडंबर उपाधियां धारण की थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारकर जैसी उपाधियां किसने धारण की थी? तो गुप्त शासकों ने आदि आडंबर यानी कि बहुत ही भारी भरकम और झूठीपूर्ण उपाधियां धारण की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आडंबर माने वो होता है ना बहुत ही बुरी, या मतलब झुट्टाई, या क्या कहते हैं, बहुत ही भयानक सी उपाधियां थी ये। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। राजपद वंशागत था। ठीक फ्रेंड्स, राजपद वंशागत था। गद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त राजाओं की बात हो रही है। राजपद वंशागत था, गद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान दिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है। राजा ठीक फ्रेंड्स, राजा को रक्षा और पालन करने वाले विष्णु भगवान के रूप में देखा जाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी राजसत्ता की देवी के रूप में सिक्कों पर सदा अंकित की जाने लगी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब राजा था ना, उसको रक्षा करने वाला और पालनहार करने वाला, जैसे कि भगवान विष्णु को मानते हैं ना, उस तरह को राजा का कंपेयर किया जा रहा था विष्णु भगवान से। ठीक फ्रेंड्स, और जो विष्णु जी की पत्नी थी लक्ष्मी, उनको राज सत्ता की देवी, और उनको सिक्कों पर उनकी फ़ोटो वगैरह अंकित की जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि किस काल में लक्ष्मी देवी की फ़ोटो सिक्कों पर अंकित की जाती थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके घुमा के क्वेश्चन पूछता है आपको फंसाने के लिए, आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति फ़ोटो लगी होती थी। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर एक और कलमा खुदा हुआ है और दूसरी ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, और सिर्फ लक्ष्मी जी की फ़ोटो की बात की जाए सिक्कों पर तो वो गुप्त शासकों ने, लेकिन कलमा और लक्ष्मी जी की फ़ोटो सिक्कों पर होती थी वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, मोहम्मद गौरी के शासक काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु वाणिज्यिक करों की संख्या घटा दी गई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो भूमि कर वगैरह होंगे वो बढ़ा दिए गए होंगे और व्यापारी कर घटा दिए होंगे। आगे देखते हैं। मध्य एशिया। ठीक फ्रेंड्स, लाइट थोड़ी कम है क्या? आगे देखते हैं मध्य एशिया। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ी लाइट बढ़ा दी। मध्य एशिया और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों को सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी किया जाता था, जो बिष्टी कहलाता था। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये यूपी पीसीएस में पूछा है कि बिष्टी क्या कहलाता था, तो उसको बेगार मिलान करने के लिए दे देते हैं। तो बिष्टी का मिलान होगा बेगार से। और बेगार क्या होती थी? फ्री में काम करवाने वाले को बेगार कहते थे। और मतलब कोई फसल वगैरह कट रही है तो उसमें मान लो अगर आपको लगा दिया जाए या कोई मजदूर वगैरह लगा दिया जाए, अगर वो फसल 10 दिन कटेगी या 1 महीने कटेगी, या मान लो कोई इमारत बन रही है तो वहाँ आपको या किसी मजदूर को लगा दिया जाता था और उसको कुछ नहीं दिया जाता था, मतलब फ्री में काम कराने को बेकार कहते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जिसको बिष्टी कहते थे। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून। ठीक फ्रेंड्स, पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून यानी कि व्यवहार विधि और दंड विधि। ठीक फ्रेंड्स, पहली बार परिभाषित और पृथक हुए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पहली बार ये बताया जा रहा है कि व्यवहार विधि और दंड संहिता वगैरह भली भांति मतलब एक्सप्लेन किए होंगे और अलग अलग किए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, दोनों कानून अलग अलग किए होंगे। आगे चलते हैं। पहले की बात ही बहुत सारे नियमों का आधार वर्ण भेद रहा। ठीक फ्रेंड्स, पहले की बात ही बहुत सारे नियमों का आधार वर्ण भेद रहा। ठीक फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स, वर्ण वेद रहा यहाँ तक हो गया है। और एक बात और बता दूँ, अगर किसी ने इससे पहले का चैप्टर ना देखा हो ना, गुप्त काल का था वो भी 24वां नंबर चैप्टर, तो पहले उसको देख लेना फिर इसको देखना, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद इस पे आना, क्योंकि जो भी गुप्त काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकारी वगैरह शासक थे वो मैंने कल करा दिए थे, तो इसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजा ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से न्याय निर्णय करता था। ठीक फ्रेंड, राजा निर्णय वगैरह करता हुआ तो उसमें ब्राह्मणों और पुरोहितों की सहायता लेता हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्त का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का था। ठीक फ्रेंड, गुप्त काल के सबसे बड़े अधिकारी को कुमार मात्य होते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि गुप्तकारों का जो अधिकार वगैरह था ना, क्या कहते हैं, अधिकारी वर्ग वगैरह था, वो उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्यों का था। और गुप्त काल के सबसे बड़े अधिकारी को कुमार मात्य होते थे। ठीक फ्रेंड, जो सबसे बड़े अधिकारी वगैरह होते थे उनको कुमार मात्य कहते थे या होते थे। ठीक फ्रेंड, बेनगद वेतन पाते थे। आगे चलते हैं। अनेक पदों का प्रभार एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाने लगा और पद वंशगत हो गए। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल बात हम समझिए आज की भाषा में, जैसे यहाँ बताया गया ना कि इनका गुप्तों का स्टाफ ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इनका राज्य ज़्यादा बड़ा था लेकिन स्टाफ की कमी थी यहाँ पर। और वही बात यहाँ बताएगी कि अनेक अधिकारी थे ना, तो एक ही व्यक्ति के हाथों में अनेक पद, मतलब एक से ज़्यादा प्रशासन का काम इनको सौंप दिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, और इसी कारण पद वंशगत हो गए। ठीक फ्रेंड्स, मान लो एक अधिकारी है, मान लो कोई इंस्पेक्टर है, उसको 2-4 एरिया दे दिए। ठीक फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर का काम दे दिया, सब इंस्पेक्टर का काम दे दिया, कमिश्नर का दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्योंकि स्टाफ की कमी है ना, तो एक बंदे को 4-4 काम सौंप दिए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंपे जाने लगे क्या, अनेक पद का भार। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि सिंपल भाषा में, आज की भाषा में समझा दूँ, एक और उदाहरण देकर, जैसे हमारी मंत्रिमंडल होती है ना, तो किसी को राज्य सहकारिता मंत्री बना देते हैं, किसी को कपड़ा मंत्री, किसी को रोड परिवहन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। अब आप समझ गए हो कि गुप्त राजा ने प्रांतीय और स्थानीय पद्धति चलाई। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित होता था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा कि भुक्ति क्या होता था, तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, हर भुक्ति एक उपरिक। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, हर भुक्ति एक उपरिक, हर भुक्ति। ठीक फ्रेंड्स, हर भुक्ति मतलब हर एक प्रांत, हर भुक्ति एक उपरिक के प्रभार में रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, भुक्ति कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित है। ठीक फ्रेंड्स, हर विषय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषयों को विधियों में बांटा गया था और विधियों ग्रामों में विभाजित है। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए, मान लो एक प्रांत है, तो उसको प्रांत को एक उपरिक के अधिकार में दे दिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, उपरिक का अर्थ समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे आज के टाइम पे मान लो कोई ज़िला है ना, तो उस ज़िले में एक कमिश्नर होता है, तो उसी को ये उपरिक का कंपेयर कमिश्नर के से किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो मतलब एक ज़िले का कमिश्नर होता है, उसी टाइम ये कमिश्नर की पोस्ट होती होगी उस टाइम, तो उपरिक मतलब एक ज़िले को देखता था और फिर भुक्तियों को भी विषय में बांट देते थे। ज़िले में विभाजित थी, जैसे मैंने बता दिया है कि भुक्तियाँ विषय में विभाजित थी और ज़िले में विभाजित थी। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि ज़िले का कमिश्नर वगैरह होता है। ठीक फ्रेंड्स, और फिर यहाँ बताया गया कि भुक्तियाँ कई विषयों में अर्थात जिलों में विभाजित थी। हर विषय का प्रभावी विषयपति होता था और पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को विधियों में बांटा जाता था और विधियों को भी ग्रामों में बांट दिया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, कई इकाई वगैरह होती होगी, मतलब वही है, पहले जिला होगा, जिले के फिर बाद उसमें कॉलोनी बना दी, फिर वार्ड बना दी, फिर गांव बना दिए, ऐसी बात बताई जा रही है यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्त काल में गाँव के मुखिया की सत्ता बढ़ गई। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल में गाँव के मुखिया की सत्ता बढ़ गई और वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ठीक फ्रेंड्स, जो गुप्त काल में मुखिया था ना, उसकी गांव के मुखिया की सत्ता बढ़ जाती थी और वह गांव के जो पंचायत मेंबर के या मुखिया के सीनियर वगैरह बंदे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग थे, तो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ठीक फ्रेंड्स, जो गांव में सबसे बड़े बुजुर्ग वगैरह होंगे उनकी देखरेख में वो काम करता होगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में ना मैंने
3 बार रिकॉर्ड किया था, लेकिन तीनों बार पता नहीं कुछ दिक्कत होगी। लेकिन एक बार मैंने चैप्टर नंबर 24वां और 25वां दोनों इकट्ठे मतलब रिकॉर्ड किए, और अपलोड करते टाइम जब पता लगा कि उसमें वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मैंने टेक्निकल एरर को ठीक कराया। ठीक फ्रेंड, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, मतलब वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाती थी, और जब अपलोड करते टाइम उसमें वॉइस ही नहीं आती थी, तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैंने ठीक कराया। ठीक फ्रेंड्स, तो आज सब कुछ ठीक हो गया। कल एक वीडियो अपलोड कर दी शॉर्ट में, मतलब चैप्टर नंबर 24 और ये 25वां है। ठीक फ्रेंड्स, वरना मैं 24 नंबर चैप्टर और 25 नंबर चैप्टर एक ही वीडियो में करा देता। आगे चलते हैं। साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों और मंडलेश्वरों के हाथों में थे, जिसमें से अनेकों को समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार कर लिया था। ठीक फ्रेंड, जो साम्राज्य के अधिकतर भाग थे वो सामंतों और मंडलेश्वरों के हाथों में थे, और जिसमें से अनेकों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। साम्राज्य के सीमावर्ती सामंतों से 3 जिम्मेदारियां पूरी करनी होती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो साम्राज्य के सीमावर्ती जो सामंत थे ना, इनको 3 जिम्मेदारियां पूरी करनी होती थी। अब वो जिम्मेदारियां देखते हैं कौन कौन सी थी। वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान आवेदन करते थे। ठीक फ्रेंड्स, सम्मान निवेदन करते थे, मतलब जो ये सामंत वगैरह थे ना उस टाइम के, सब इंस्पेक्टर के टाइप के कह लो। ठीक फ्रेंड्स, इनको जिम्मेदारियां दी जाती थी अपने प्रांतों में, और वो 3 जिम्मेदारियां होती थी। तो वो देखते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां थी। वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते थे, यानी कि जैसे इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना, अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं कमिश्नर को या फिर एसपी डीएसपी को, तो वही बात बताई जा रही है कि वे सम्राट के दरबार में उपस्थित होकर अपनी अटेंडेंस वगैरह लगवाते होंगे, निवेदन करते होंगे, नजराना चढ़ाते होंगे, गिफ्ट वगैरह देते होंगे, और विवार्थ अपनी सपुत्री, ठीक है ना, विवार्थ अपनी पुत्री या सपुत्री कह लो, पुत्री समर्पित करते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बात बताई जा रही है कि वो नजराना चढ़ाते थे आकर, कौन सामंत आवेदन करते थे, नजराना चढ़ाते थे, और मान लो किसी सामंत की बेटी ब्याह लायक हो गई है, मतलब शादी के लायक हो गई, तो अपनी पुत्री को भी समर्पित करते थे, किसको, राजा को। ठीक फ्रेंड्स, कि लो भाई मेरी पुत्री ब्याह लायक हो गई है, अब संभालो इसको। अब ऐसा करते तो होते। अब इसके बदले में देखते हैं उनको क्या मिलता था। इनके बदले में उन्हें अपने क्षेत्र का अधिकार का शासन पत्र मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि वो अपनी लड़की वगैरह देते होंगे, तो उसके बदले में उन्हें अपने क्षेत्र के अधिकार का शासन पत्र मिलता था राजा की तरफ से। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ एक नोट करके लिखा है मैंने, सदन क्या कहते हैं, गरुड़ छाप वाली राजकीय मोहर जिन शासन पत्रों पर है। ठीक फ्रेंड्स, कोई मोहर की बात बताई जा रही है कि गरुड़ छाप वाली राजकीय मोहर जिन शासन पत्रों पर है, वे सामंतों द्वारा जारी किए गए प्रतीत होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कोई उस टाइम गरुड़ छाप वाली मोहर चलती होगी, और जिन शासन पत्रों पर वो मोहर लगा दी जाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि वो मोहर सामंतों द्वारा लगाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ के हो गए। आगे चलते हैं। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, पुरोहितों और धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। जो ग्राम दे दिए जाते थे, उन्हें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, अनुदान भोगी अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, अनुदान भोगी अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात समझिए। ठीक फ्रेंड्स, जो पुरोहित और धर्मचार्य थे ना, उनको कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, और जो काम दान में दे दिए जाते थे ना, उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जो अनुदान भोगी वगैरह थे ना, जिनको भूमि दान में वगैरह में दी जाती है पुरोहित और धर्माचार्य को, अगर जो और ठीक फ्रेंड्स, जो अनुदान भोगी थे वो जो अपराध कर्मी वगैरह होते थे ना, उस राज्य में जो भी गाँव वगैरह दान में दिए जाते थे, वहाँ पे कोई अपराधी वगैरह या कोई क्राइम करता होगा, तो ये अनुदान भोगी लोग उनको सजा भी दे सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, किनको, जो उस गाँव के अंडर क्राइम करेगा। अब देखेंगे इनका व्यापार, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, इनका व्यापार वगैरह कैसा था। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी यात्री फाहियान से मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, जो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की झलक हमें चीनी यात्री फाहियान से मिलती है। ठीक फ्रेंड्स,
तो क्वेश्चन ये बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। अब देखते हैं ये फाइयन क्या कहता है। वह, यहाँ से देखिए, वह हमें बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से पूरा पूरा था। ठीक फ्रेंड्स, और धनी लोग बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे और उन्हें दान देते थे। ठीक फ्रेंड्स, कौन कह रहा है? ये फाइयन कह रहा है। फाइयन किसके शासनकाल में आया था? गुप्तकालीन में। याद रखना, कई बार पूछा है। यहाँ से है ना, वह हमें बताता है कि मगध नगर था ना, मगध मगध तो मगध में बहुत सारे नगर थे और नगरों में धनवान पूरा भरा हुआ था। ठीक फ्रेंड, धनवान लोग रहते थे, धनी लोग बौद्ध धर्म को संरक्षण करते थे, यानी कि सपोर्ट करते थे और उनको दान देते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक सोने की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो ये की थी गुप्त राजाओं ने। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा डीप पे पूछता है, और वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं, शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो वो की थी कुषाणों ने। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना डिफरेंस। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक सोने की मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिनार क्या होता था? सोने की मुद्रा होता था, कई बार पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो मैं बात बताई थी, ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाणों की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बात बताई है वही बात आ गई है। देखो, ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाणों की थी। ये ना केवल सोना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ना केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों के वेतन चुकाने अपितु भूमि खरीद बिक्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायक हुई है। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, मतलब कुषाणों ने तो प्योर गोल्ड यूज किया होगा, चाहे वो 24 कैरेट, लेकिन इनका गोल्ड थोड़ा कम होगा, 20 कैरेट लगा लो। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जो वो 20 कैरेट का गोल्ड था ना, उसको यूज कहाँ कहाँ करते थे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये ना केवल सेना ये ना केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने अपितु भूमि की खरीद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब सेना का वेतन वगैरह, अधिकारियों का वेतन देते होंगे और भूमि खरीदने बेचने के लिए ये क्या कहते हैं, सोने की मुद्राओं का प्रयोग करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक फ्रेंड, गुजरात विजय के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, जो केवल स्थानीय लेन देन में, मतलब अपने राज्य क्षेत्र में ही चलते होंगे। ठीक फ्रेंड, स्थानीय लेन देन में। आगे चलते हैं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तांबे के सिक्के बहुत कम चलाए होंगे, इसलिए कम मिलते होंगे। कुषाणों ने ज़्यादा चलाए होंगे, तो कुषाणों के ज़्यादा मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, 550 ईसा पूर्व के आसपास रोमन साम्राज्य ने, ठीक फ्रेंड्स, 550 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, 550 ईसा पूर्व की बात बताई जा रही है कि जो रोमन साम्राज्य ने ना चीनी लोगों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली थी, और इससे भारतीय व्यापार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, एक एक लाइन क्लियर करा रहा हूँ मैं। यहाँ से देखते हैं। ब्राह्मण पुरोहित को दान में जो भूमि दी जाने लगी। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे बहुत सी प्रति जमीन आबाद हुई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था ना, भूमि आबाद हुई, लेकिन यह अनुदान भोगी वर्ग, स्थानीय जनजाति किसानों के ऊपर लाद दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब एक तरफ तो इनको भूमि दे दी, तो ये तो दान में भूमि दी थी, इस पर तो कोई कर वगैरह लगता नहीं था, लेकिन जो यहाँ से कर वगैरह मिलता था ना इस भूमि से, तो इनको तो फ्री में दे दी, लेकिन इस कर की भरपाई करने के लिए जो इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, मतलब और टैक्स लगा दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है, लेकिन यह अनुदान भूमि वर्ग, स्थानीय जनजाति किसानों के ऊपर लाद दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनको तो फ्री में दे दी, लेकिन इन जो यहाँ से कर वगैरह होता था ना, तो उस कर की भरपाई करने के लिए इन किसानों के ऊपर थोड़ा और कर बढ़ा दिया गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है।
समझ गए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब किसान तो पहले ही मरे टूटे हुए थे, लेकिन और टैक्स बढ़ा दिया, तो उसी की बात बताई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की हैसियत और नीचे गिर गई, मतलब और बुरी कंडीशन हो गई। अब देखेंगे सामाजिक गतिविधि। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक गतिविधि क्या थी? ब्राह्मण, यहाँ से देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मणों, यहाँ से देखिए, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में मजबूत हुई। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मणों को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला होगा, काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह मिली होगी गुप्त काल में, वही बात बताई जा रही है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में मजबूत हुई, ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे। ठीक फ्रेंड्स, जबकि वे मूलतः वैश्य थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात मैंने पिछले भी चैप्टर में 2 बार बताई है, 2 बार ये लाइन आई थी। जो गुप्तकालीन राजा वगैरह थे वो वैश्य थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये जो ब्राह्मण वगैरह थे ना, ये गुप्त राजवंशियों को क्षत्रिय मानने लगे थे, जबकि वो जो गुप्त थे वो मुख्य रूप से वैश्य थे। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 बार लाइन पिछले भी चैप्टर में मैंने बताई है, तो देख लेना जिसने ना देखा वो चैप्टर। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो गुप्त राजा वगैरह थे, उनको देवताओं से कंपेयर कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, देवताओं के गुणों से, मतलब तुम्हारे गुण देवता जैसे हैं, और देवताओं से कंपेयर करके उनको चित्रित कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई। ठीक फ्रेंड्स, इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने इनको इतना ऊपर चढ़ा दिया कि ये धर्मशास्त्र वगैरह पूरे पंडित वगैरह बन गए होंगे, धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे धर्म ब्राह्मण प्रधान की वर्ण व्यवस्था के प्रतिपालक हो गए। ठीक फ्रेंड्स, ये भी खुद को मतलब धर्म प्रधान समझने लग गए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये है उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने पेंसिल से, उन्होंने ब्राह्मणों के, ठीक फ्रेंड्स ये के है, उन्होंने ब्राह्मणों के विशेष अधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो गुप्त शासक थे वो ब्राह्मण धर्म के प्रधान वगैरह बन गए और उनके विशेष अधिकार भी अर्जित कर लिए, और ये अधिकार कहाँ गिनाए गए हैं? 5वीं सदी में जो नारद स्मृति किताब वगैरह लिखी होगी उसमें गिनाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप समझ रहे होगे, जिसको ना समझ आए एक बार और देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, 2 बार देख लेना, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ से, वर्ण अनगिनत जातियों उपजातियों में बंट गए। ठीक फ्रेंड्स, जो वर्ण व्यवस्था थी अनगिनत जातियों और उपजातियों में बंट गए। नीचे देखते हैं यहाँ पे, इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। ठीक फ्रेंड्स, ये शूद्र वगैरह कौन थे? ये पिछले चैप्टर में जिसने ना देखा हो जाके देख ले, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, पिछले चैप्टरों में शूद्र, इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी और उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। ठीक फ्रेंड्स, अब वे कृष्ण नामक देवता की पूजा कर सकते थे। कौन? शूद्र। ठीक फ्रेंड्स, जब ये चल रहा था ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहा था ना, उस टाइम मैंने इन शूद्रों के बारे में डिटेल में पढ़ाया था कि उस टाइम इनको कुछ भी सुनने का करने का अधिकार नहीं था। ये मतलब ये इतने बेबस थे, एकदम गुलाम की तरह रहते थे। और जो ऊपर के 3 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों का मतलब इसे गुलाम कहा जाता था। वो इनको मार भी सकते थे, भूखा भी रख सकते थे। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, देख लेना। शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के ही परिणाम थे। ठीक फ्रेंड, शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी में उनकी पहचान मुख्यतः कृषि रूप में होने लगी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब यहाँ ये बात बताई जा रही है, जो शूद्रक वगैरह थे ना पहले, जो ये पशुओं की खाल वगैरह उतारते थे, मोची वगैरह का काम वगैरह करते होंगे, तो उनकी 7वीं सदी में पहचान मतलब कृषक के रूप में होने लगी, किसान के रूप में, मतलब इनको थोड़ा इंक्रीमेंट मिल गया। ठीक फ्रेंड्स, शूद्र किसान के रूप में पहचान होने लगी। आगे देखते हैं, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। ठीक फ्रेंड्स, अछूत वगैरह भी होते होंगे जिनसे सब दूर ही रहते होंगे, तो उनको चंडाल कहा जाता होगा उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। अब देखते हैं ये चंडाल कौन थे। समाज में चंडाल बहुत ही पहले ईसा की 5वीं सदी में दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ चंडालों की बात बताई जा रही है, बहुत ही पहले ईसा की 5वीं सदी में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं चंडाल क्या थे।
तो यहाँ से देखिए ये फाइयान बताता है, फाइयान ने लिखा है कि ठीक फ्रेंड्स, फाइयान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर बसते थे और वे मांस का व्यवसाय करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे, किनकी बात हो रही थी, ब्राह्मण, उनकी चंडालों की। तो चंडालों की बात हो रही है, जब चंडालों के बारे में बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे, कौन, चंडाल। ठीक फ्रेंड्स, जब वे कभी नगर में प्रवेश करते थे, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, जब भी वो नगर वगैरह में आते होंगे तो उच्च वर्ण के लोग, जो ये ब्राह्मण टाइप होंगे, ये इनसे डिस्टेंस बना लेते होंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि चंडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, कोई लॉजिक ही नहीं निकला। मतलब आप किसी को छू लो या चंडाल को छू लो तो इससे सड़क का कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लाइन मैच नहीं हो रही है, बट मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जो उच्च वर्ण के लोग थे वो दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अगर इनको छू लिया ना तो हमारी सड़क, आने जाने की रास्ता अपवित्र हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, एक तरह से बात समझ में भी आ रही है कि चंडालों का आना जाना सड़क से ही होता था, और जो उच्च वर्ण के लोग थे वो भी सड़क से ही आते जाते थे। तो वो ये सोचते होंगे अगर इनको छू लिया ना तो ये तो चला जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन हम इस रास्ते से आएंगे जाएंगे ना तो ये रास्ता अपवित्र हो चुका है, इसलिए हम इनसे दूर ही रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गुप्तों में। गुप्त काल में स्त्रियों को भी रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ले और उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताइए, गुप्त काल में स्त्रियों को भी रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया होगा, और कृष्ण की पूजा करने का भी परमिशन मिल गई होगी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये परमिशन सिर्फ शूद्रों के लिए थी, शूद्रों की स्त्रियों के लिए, गुप्त काल में स्त्रियों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो उच्च वर्ण की स्त्रियां थी ना, उच्च वर्ण की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वंचित रही। मतलब उच्च वर्ण की जो लेडीज वगैरह होंगी उनको अभी ये इतनी फ्रीडम नहीं दी गई। फ्रीडम माने होता है आज़ादी। ठीक फ्रेंड्स, इतनी फ्रीडम नहीं दी होगी कि अभी तुम, आज के टाइम की बात बताऊं तो उस टाइम ये होगा कि जो शूद्र वगैरह की जो लेडीज वगैरह होगी उनको रामायण महाभारत और पुराण वगैरह के टीवी चैनल प्रोवाइड करा दिए होंगे कि आप रामायण भी देखो, महाभारत भी देखो और सब कुछ देखो, कृष्ण भक्ति में भी, भागवत भी सुनो उनकी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जो उच्च वर्ण की स्त्रियाँ थी ना, इनको अभी इन चैनलों से दूर रखा गया। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझा दिया कि इनकी डिश में अभी ये चैनल नहीं थे। क्या थे? रामायण महाभारत और पुराण के, और ना ही कृष्ण भक्ति की जो कथा आती है वो अभी उच्च वर्ण की स्त्रियों के डिश केबल में दिए नहीं जा रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते थे, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने में प्रवृत्ति आई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखो इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि गुप्त काल के लोग अधिक से अधिक, मतलब जिसके जब पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उसको अधिक से अधिक पत्नी रखने का आदेश दिया जाता था, और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने में प्रवृत्ति आई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब मान लो किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम 5-7 पत्नियां तो रख ही सकता था। वही बात बताई जा रही है कि गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने में प्रवृत्ति आई। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। मतलब अधिक, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतनी ज़्यादा पत्नी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये पत्नियों को क्या समझते थे। यहाँ से देखिए, वे वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, मतलब प्राइवेट समझने लगे होंगे पत्नी को। वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई बंदा है, कोई उच्च वर्णों की बात हो रही है, तो उच्च वर्णों में उस टाइम ब्राह्मण ही थे। मान लो कोई ब्राह्मण वगैरह का बंदा है, वो अपने बता रहा है कि अगर मैं मर जाऊँ ना, तो वो अपनी बात बता रहा है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी से इतनी आशा की जाती थी कि वो भी मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, मेरे मरने के बाद वो भी मर जाएगी। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब मैं मर जाऊँ तो मेरी पत्नी भी मर सकती है मेरे लिए, इतनी आशा करता था। मतलब इतनी विश थी, इतना होप थी कि मैं मर जाऊँ तो मेरी मृत्यु पे वो भी साथ मरने के लिए तैयार हो जाने जी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप। आगे देखते हैं।
पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता पर आत्मदाह करने का पहला उल्लेख देखो यहाँ बता भी दिया है, जो मैंने अभी बताया है कि मान लो पति मर जाए तो पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जलने का, आत्मदाह करने का पहला उल्लेखनीय उदाहरण गुप्त काल में ही मिलता है, 510 ईसा पूर्व। ठीक है, समझ गए होंगे, बता भी दिया मैंने 2-3 बार कि मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो बात हो रही है यहाँ। चलते हैं आगे। विवाह के समय, ठीक है ना, विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए आभूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सम्मान स्त्री धन होते थे। ठीक है, मतलब शादी के टाइम जो भी माँ बाप वगैरह अपनी बेटी को देते हैं ना, मतलब किसी ने गहने दिए, कपड़े दिए, जो भी आभूषण वगैरह दिए, तो वो स्त्री धन कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए 6ठी शताब्दी में स्मृतिकार कात्यायन कहता है। ठीक फ्रेंड्स, जो कात्यायन है वो कहता है, 6ठी शताब्दी में स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच भी सकती थी और गिरवी भी रख सकती थी। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं आज के टाइम की बात बता दूं। जैसे पहले तो हमारी, जो मान लो पहले तो जो फादर की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसमें लेडीजों को नहीं दिया जाता था। मतलब उस बाप के 2 बेटे हैं और तीसरी जो है लड़की है, मतलब 3 उसके बच्चे हैं, तो 1 लड़की है 2 लड़के हैं, तो वो प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी बढ़ जाती थी लड़कों में। ठीक फ्रेंड्स, मान लो एक बाप है, उसके 3 बच्चे हैं और उसके पास 3 ही फैक्ट्री हैं, तो मान लो जो फैक्ट्री वगैरह है ना, जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, दोनों लड़कों में बांट दिया जाता था। लेकिन सन 2019 पता नहीं 20 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया है कि अगर 3 बच्चे हैं ना, 1 लड़की है, तो लड़की को भी उस प्रॉपर्टी में से पूरा हक मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि 6ठी शताब्दी में स्मृतिकार कात्यायन कहता है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को, ठीक फ्रेंड्स, जो उसके द्वारा माँ बाप के द्वारा जो संपत्ति दी जाती थी उसे अचल संपत्ति कहते थे, तो उस अचल संपत्ति को बेच भी सकती थी, और कोई अगर बुरी परिस्थिति आ जाए, मतलब बैड कंडीशन आ जाए, तो वो उस संपत्ति को गिरवी भी रख सकती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, बिल्कुल डिटेल में समझा दिया आज का उदाहरण देके करंट का। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं बौद्ध धर्म की अवस्था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की अवस्था तो देखते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना बहुत घट गया था। ठीक फ्रेंड्स, जो गुप्त काल है ना, इसमें बौद्ध धर्म को राजाश्रय, मतलब राजा की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा था ज़्यादातर बौद्ध धर्म को। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि राजा कुछ और ही कर रहा था इस टाइम। कहने की बात यह है कि गुप्त काल में ना बौद्ध धर्म को राजा की तरफ से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए इसका महत्व बहुत ही घट गया था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का वही लाइन लिखी हुई है, आगे देखते हैं। परंतु यहाँ देखिए, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं भी देखूँ कि मेरे जो व्यूअर हैं वो कहाँ तक उनको नॉलेज है। तो मैं ये क्वेश्चन एक पूछता हूँ, ठीक फ्रेंड्स, कि नालंदा है ना, जो नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, वो इस टाइम करंट में कहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो कमेंट करने में, आंसर देने में, तो बता दे कि जो नालंदा है जो आज के टाइम कहाँ पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई इंटरेस्टेड हो बताने में, तो आप गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको नहीं आता हो। ठीक फ्रेंड्स, आप गूगल भी कर सकते हो अगर नहीं आता हो तो। अगर मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है तो ये सब मैंने कराया हुआ है, तो जो देखता है उसे पता होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, अदरवाइज चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। ठीक फ्रेंड्स, भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। ठीक फ्रेंड्स, जब भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है, इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में। ठीक फ्रेंड्स, इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, किसका? भागवत धर्म का, यानी विष्णु की पूजा का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बना कि विष्णु की पूजा किसके काल में होती थी, यानी कि विष्णु की पूजा किसके काल में होना आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता था। ठीक फ्रेंड्स,
वैदिक काल में विष्णु गौण देवता था और वह सूर्य का प्रतिरूप था तथा उर्वरता पंथ का देवता भी। ठीक फ्रेंड्स, विष्णु की बात हो रही है कि वैदिक काल में विष्णु गौण देवता था, सूर्य का प्रतिरूप था और उर्वरता पंथ का भी देवता था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया और नारायण विष्णु कहलाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि दूसरी सदी में आकर नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया और नारायण विष्णु कहलाने लगे, मतलब नारायण और विष्णु एक ही नाम हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता था, वह भगवत कहलाता था और उसका उपासक भागवत। ठीक फ्रेंड्स, जो नारायण था वह अवैदिक जनजातीय देवता था, वह भगवत कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, भगवत, ओनली भगवत लिखा हुआ है, नॉट भागवत। ठीक फ्रेंड्स, वह भगवत कहलाता था और उसका उपासक भागवत कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, जो उपासक वगैरह होगा, उसकी पूजा करता होगा, वो भागवत कहलाता था और जो जनजातीय देवता था वो भगवत कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, डिफरेंस याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। ठीक फ्रेंड्स, इधर विष्णु और नारायण एक हो गए तो जिनके पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे, जो डिफरेंट लोग होंगे, उन्होंने भी एक ही धर्म अपना लिया और एक ही छत्र छाया में आ गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब एक ही टेंट के नीचे आके सारे सुखी सुखी रहते होंगे और पूजा पाठ करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, दोनों उपासक एक ही धर्म में हो गए, एक ही छत्र छाया में आ गए। ठीक फ्रेंड्स, पहला मूल वेदक देवता था तो दूसरा अवैदिक। ठीक फ्रेंड्स, जो पहला वेद मूलक देवता था और दूसरा अवैदिक। किनकी बात हो रही है? विष्णु और नारायण की। ठीक फ्रेंड्स, समझ के हो गए। आगे चलते हैं। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वर्णिक काल के एक पौराणिक महापुरुष से मिल गए जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताई जा रही है कि आगे चलकर जो विष्णु जी थे ना, वो उत्तर भारत में वर्णिक काल में एक पौराणिक महापुरुष से मिल गए और वो महापुरुष कौन था? कृष्ण वासुदेव कहलाता था वो महापुरुष। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 200 ईसा पूर्व के 200 ईसा पूर्व में आते आते उपासकों की ये तीनों धारणाएं और उनके तीनों उपास्य देव मिलते जुलते एक हो गए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ थे ना हम 200 ईसा पूर्व आते आते उपासकों की ये तीनों धाराएं और उनके तीनों उपास्य देव मिलते जुलते एक हो गए। ठीक फ्रेंड्स, भागवत या वैष्णव संप्रदाय का उद्भव इसी काल का परिणाम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और हिंसा है। अब आगे देखते हैं इस धर्म ने क्या क्या किया था। तो ये देखिए यहाँ से यह नया धर्म परम उदार था। इसने विदेशियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, अपनी तरफ खींच लिया। यह शिल्पियों और वणिकों को भी भाया, मतलब जो शिल्पी और जो वणिक बनिए वगैरह होंगे, व्यापार करने वाले, उनको भी ये भाया, मतलब अच्छा लगा। ठीक फ्रेंड्स, जनमत अपवित्र स्त्री, वैद्य और शूद्रक भी इसकी शरण में आ सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो स्त्री वगैरह होंगी, जो वैश्य और शूद्रक वगैरह भी इसकी शरण में आ सकते थे। किसकी? इस धर्म की शरण में। आगे चलिए यहाँ से देखते हैं। विष्णु पुराण में और कुछ विष्णु स्मृति में भी इस संप्रदाय का प्रतिपादन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो गुप्त काल के राजा थे वो बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं दे रहे होंगे, तो उसी की बात बताई जा रही है। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत और वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, इससे अवतारवाद का उपदेश दिया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10,000 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? वैष्णव संप्रदाय की। भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गए। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास में विष्णु को 10,000 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो आज हम बोलते हैं ना, तो ये तीनों मिलाकर त्रिदेव कब कहा जाने लगा? 6ठी शताब्दी में। विष्णु की गणना ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ होने लगी थी। आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी के बाद
प्रचारार्थ बहुत ही पुस्तकें लिखी गई। ठीक फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी के बाद प्रचारार्थ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें सबसे ऊपर स्थान भागवत पुराण का था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समझ गए होगे यहाँ तक, भागवत पुराण तक। अब यहाँ से देखते हैं, विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आदि बहुत से स्रोत लिखे गए। ठीक फ्रेंड्स, विष्णु के जो उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आदि बहुत से स्रोत लिखे गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुप्त काल के कुछ राजा शिव के उपासक हुए। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल के कुछ राजा शिव के उपासक हुए जो संहार या प्रलय का देवता है। ठीक फ्रेंड्स, शिव जी की बात हो रही है। जो संहार या प्रलय का देवता है, वो कहते हैं ना कि अगर शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो सारा संहार हो जाएगा या प्रलय आ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, ये थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। गुप्त शासन में आरंभिक अवस्था में शिव का उतना बड़ा स्थान नहीं है जितना कि विष्णु का है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि शिव जी का नाम बाद में आता है, लेकिन गुप्त काल में सबसे पहले आरंभिक अवस्था हुई थी विष्णु की। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले विष्णु की पूजा वगैरह होने लगी, सिर्फ उसके बाद में शिव का नाम आता है। तो मतलब जो पहले आएगा वही बात है, सिर्फ वो वाला है कि पहले आओ और पहले पाओ। ठीक फ्रेंड्स, तो विष्णु जी पहले आए तो इनका महत्व ज़्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू द शिव जी। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ और गुप्तकालीन की आरंभिक अवस्था में शिव का उतना बड़ा स्थान नहीं है जितना कि विष्णु का, क्योंकि विष्णु जी पहले आए थे। अब देखेंगे कलाएँ इन्होंने क्या क्या बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं गुप्त काल को। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस काल को भारत का स्वर्णिम युग काल कहा जाता है, तो गुप्त काल को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक हुए। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अपने काल में संरक्षण दिया हुआ साहित्य और कला को। समुद्रगुप्त द्वारा, यहाँ से है समुद्रगुप्त का लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये पेंसिल से मैंने। समुद्रगुप्त का एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हजारों बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसको सिक्के पर वीणा बजाते हुए प्रतिपादित किया गया है या दिखाया गया है, तो वो समुद्रगुप्त है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विद्वानों से अलंकृत था। ठीक फ्रेंड्स, इसके दरबार में बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान थे, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य प्रतिमा। ठीक फ्रेंड्स, कांस्य प्रतिमा नहीं लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कांस्य मूर्ति लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई। फाया ने 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति देखी थी, जो आज के ब्रिटेन के ब्रगिमम म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ फाइयान कहता है कि फाइयान ने ना 25 मीटर से भी ऊंची ताम्र मूर्ति देखी थी, जो आज की करंट लोकेशन बताई जा रही है उसकी ब्रिटेन के बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। और ये बर्मिंघम वही है जहाँ से वरुण धवन BCA की डिग्री लेके आया है। फ्रेंड्स, अब वरुण धवन, ये मत पूछना कि वरुण धवन कौन है। वरुण धवन ने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से की है। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ बनी थी, तो ये बनी थी मथुरा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की चित्रकारी है। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं। गुप्त राजा ब्राह्मण धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में ही विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल के राजा ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, इसीलिए हम पहली बार गुप्त काल में विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। आगे चलते हैं। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, वास्तुकला में
गुप्त काल पिछड़ा हुआ था, इन्होंने ज़्यादा कुछ बनवाया नहीं, लेकिन जो कुछ बनवाया है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ था वही बात बताई जा रही है। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। ईंट से बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। एक पत्थर का मंदिर भी मिला है। कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर और भीतरी और झांसी के देवगढ़ में ईंट ईंट के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। ठीक फ्रेंड्स, नालंदा नालंदा का बौद्ध विहार नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बनाया गया। ठीक फ्रेंड्स, अभी जो यूपीपीसीएल का 2021 का आरओ का पेपर हुआ था, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कानपुर का भीतरगांव का मंदिर है ना, ये किससे बना हुआ है? तो ये ईंटों से बना हुआ है। और ये कौन सी सदी में बना था? तो ये 5वीं सदी में बना हुआ था। ये वो क्वेश्चन था कथन और कारण वाला। ठीक फ्रेंड्स, पहले में कथन में ये था कि कानपुर का भीतरगांव का मंदिर ईंटों से बना हुआ है और ये 5वीं सदी में बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसका आंसर यही था कि कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी स्पष्ट है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे साहित्य को। ठीक फ्रेंड्स, कि इन्होंने क्या रचना वगैरह हुई। बास के 13 नाटक इसी काल के हैं। ठीक फ्रेंड्स, बास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिक या मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शूद्रक की पुस्तक मणिकटकम या मृच्छकटिकम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछी हुई है यूपीपीसीएल में, याद रखना। और इसमें क्या बताया गया कि एक जो ब्राह्मण था मतलब, और उसने उसकी एक वेश्या वगैरह होगी फ्रेंड या। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। ठीक फ्रेंड्स, एक ब्राह्मण था, उसने प्रेम वगैरह किया हुआ प्रोस्टिट्यूट से, उसकी प्रेम कहानी वर्णित है। आगे चलते हैं। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है क्या? जो ये ब्राह्मण और वेश्या की प्रेम कहानी है, जो प्राचीन नाटकों में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये हिंदी के वर्ड भी ना अजीब ही हैं, इनको लेने में तो मेरी जीभ में छाले पड़ जाएंगे। आगे चलते हैं। गुप्त काल की सबसे ऊंची कृति अभिज्ञात शाकुंतलम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछी हुई है। किसकी रचना है ये? तो कालिदास की है। गुप्त काल की सबसे ऊंची कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है। शाकुंतलम इसके साथ विश्व में, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका स्थान विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में है। ठीक फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही है। ठीक फ्रेंड्स, इसकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका विश्व की 100 उत्कृष्ट कृतियों में इसका स्थान वगैरह होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे देश की पहली कृति थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया ना। गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में दो ही बातें उल्लेखनीय हैं। ये सभी नाटक सुखांत हैं, मतलब ये सभी नाटक सुन के हमें सुखों का आनंद होता है। मतलब नाटकों में दुख की बात नहीं की गई है। ठीक फ्रेंड्स, दुखांत नाटक एक भी नहीं है, वो मैंने बता दिया कि ये नाटक सभी सुखांत हैं, मतलब दुखों की बात नहीं की गई है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दुखांत में एक भी नहीं मिलता। ठीक फ्रेंड्स, सारे नाटकों में सुखों की बात बताई होगी, दुखों के बारे में कुछ नहीं बताया है। आगे देखते हैं। इन नाटकों में स्त्रियों और शुद्ध प्राकृतिक बोलते हैं, जबकि भद्रजन संस्कृत। यहाँ नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, देख लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, स्मृतियों पर टीकाएं लिखने की अवस्था गुप्त काल के बाद आई। ठीक फ्रेंड्स, स्मृतियों पर टीकाएं लिखने की अवस्था गुप्त काल के बाद आई। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। अमरकोश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार यूपीपीसीएस में पूछी गई। अमरकोश किसकी रचना है? तो ये अमर सिंह की है, याद रखना इसको। अमरकोश को लेकर जिसका संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय के सभा के नवरत्न अमर सिंह ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, बता दिया मैंने। कुल मिलाकर शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल एक उज्ज्वल अध्याय है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब शास्त्रीय संगीत वगैरह के लिए गुप्त काल को बताया जा रहा है, काफ़ी अच्छा वगैरह था। यहाँ से देखते हैं। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, हजारों बार पूछा हुआ है। गुप्तकालीन शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कि इनके काल में क्या कुछ हुआ था।
तो चलिए देखते हैं। गणित गणित के क्षेत्र में इस काल में एक प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा हुआ है। किसकी रचना है? ये आर्यभट्ट की थी। इसके रचयिता आर्यभट्ट के, ये आर्यभट्ट जो कि पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, ठीक है। इलाहाबाद से, या मैं कुछ भी पढ़ लो आप, बट मैंने इसे पेंसिल से, ये मैं लिखा था, मैंने इसे से बना दिया। इलाहाबाद से मिले। 448 ईसा ईस्वी के गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में दार्शनिक पद्धति ज्ञात हुई, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इलाहाबाद से मिले थे ना, जो अभिलेख वगैरह मिले होंगे, तो उसमें बताया जा रहा है कि 5वीं सदी में दार्शनिक पद्धति ज्ञात हो गई थी इंडिया वालों को, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। इसके नाम से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पर यूनानी चिंतन का प्रभाव था, ठीक फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। तो मैंने एक एक चीज़, एक एक लाइन डिटेल में पढ़ाई है या बताई है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक फ्रेंड्स। और इसके बाद ना मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आई थिंक कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी, और वो वीडियो होगी यूरोप की नदियों की हद मार के। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन 5-7 मिनट में मैं आपको पूरी यूपी नहीं, यूरोप की नदियाँ, ठीक फ्रेंड्स। मैं बता रहा था कि 5-7 मिनट में ना यूरोप में जितनी भी नदियाँ हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में हज़ारों बार पूछा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो हद मार के 10-12 नदियाँ मैंने निकाला है। उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं मॉर्निंग में। अभी काम चल रहा है, ठीक फ्रेंड, रात को थोड़ा काम बाकी है उनके ऊपर, तो मॉर्निंग में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। तो आप देख लेना उस वीडियो को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ मैंने पिक की हुई हैं यूरोप की, ठीक फ्रेंड्स। इससे पहले कि लूसेंट कंप्लीट करा दिए यूपी पीसीएस के लिए, लूसेंट पढ़ के बैठ जाना, यूपी पीसीएस में आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री में डिटेल में करा ही रहा हूँ, करंट अफेयर तो अभी तो मेरा पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। अभी मेरे हिस्ट्री पे ही फोकस कर रहा हूँ, और हिस्ट्री की भी, जियोग्राफी की, और क्या कहते हैं, बहुत सारी मैंने वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई हैं, तो आप उनको भी देखते रहिए। आप इसके सहारे मत रहिए, ये तो मैं डिटेल में करा ही रहा हूँ। यहाँ से पढ़ने के बाद आप ऑप्शन टाइप में, एमसीक्यू में टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।